छोटे से गांव में महेश अपनी पत्नी पूनम, दो छोटे छोटे बच्चों और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। महेश एक ढाबे में काम करता था और पूनम घर को संभालती थी। भले ही उनके पास पैसे की कमी थी, लेकिन उनके घर में प्यार बहुत था। वे लोग किराए के एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन पूनम बहुत बीमार पड़ गई। गरीबी के कारण महेश उसे बड़े अस्पताल नहीं ले जा पा रहा था। महेश रोते हुए बोला, पूनम, तुम हिम्मत रखो। मैं अपने मालिक से उधार पैसे मांग के तुम्हें शहर के अस्पताल में लेकर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता अब दवाइयाँ मुझे ठीक कर पाएंगी। अब बहुत देर हो चुकी है जी। मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। आप बस वादा करो कि बच्चों और माँ जी का ख्याल रखोगे। उन्हें कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। नहीं पूनम, ऐसे मत बोलो। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। तुम हिम्मत मत हारो। शाम होते ही हम शहर चलेंगे, बस शाम तक। ऐसी बातें मत करो। कम से कम अपने बच्चों के लिए थोड़ी हिम्मत दिखाओ। लाख कोशिशों के बावजूद पूनम महेश को छोड़कर चली जाती है। महेश पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब घर की, बच्चों की और बीमार माँ की सारी जिम्मेदारी अकेले महेश के कंधों पर आ गई थी। महेश कुछ सोच में पड़ जाता है। पूनम, तुमने तो जाने में देर नहीं की, पर यह नहीं सोचा कि पीछे बिखरे हुए इन रिश्तों को मैं अकेला कैसे समेटूंगा। बच्चों की भूख देखूं या मां की सांसें, मेरा तो वजूद ही दांव पर लग गया है तुम्हारे बिना। पूनम के जाने के बाद महेश काम पर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि घर पर छोटे बच्चे और बीमार माँ को संभालने वाला कोई नहीं था। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ मकान मालिक सेठ भानु प्रताप अपना किराया लेने आ जाता है। नमस्ते सेठ जी, कहिए। अपना नमस्ते अपने पास ही रख। तुझे पता नहीं है 2 महीने का किराया जमा हो गया है। मेरे को मेरा किराया दे, और नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकाल मेरे घर से। मेरा घर मुफ्त का नहीं है। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए। अभी अभी मेरी पत्नी का देहांत हुआ है, तो मेरे को ही पूरा घर संभालना पड़ता है। मैं अभी कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगा। मुझे तेरी कहानियों से कोई मतलब नहीं है। अगर तूने 1 हफ्ते में मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तेरा बोरिया बिस्तर लेके तुझे घर से बाहर कर दूंगा। फिर लेके घूमते रहियो अपनी माँ और बच्चों को। ये कहते ही सेठ भानु प्रताप लौट जाता है और उसकी ये सब बातें सुनकर महेश की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत हताश हो जाता है जब वो घर में देखता है घर में एक अनाज का दाना नहीं है और बच्चे भूखे होते हैं। पापा, अभी तक खाना क्यों नहीं बना है? हमें बहुत जोर भूख लग रही है। कुछ खाने को है तो दे दो। बेटा, भी खाने को कुछ नहीं बचा है। तुम अभी पानी पी लो और सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा। अगली सुबह किराए के पैसे ना होने के कारण सेठ भानु प्रताप उनको घर से बाहर निकाल देता है। महेश को कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपने बच्चे और बूढ़ी माँ को लेकर एक नदी के किनारे बैठ जाता है। वो अपने साथ थोड़े कपड़े, कुछ बर्तन, कच्चे चावल और दाल बांधकर लाया था। उसने नदी के किनारे एक चूल्हा बनाया और उस पे दाल चावल बनाए। खाना बनते ही वो लोग खाना खाने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु खाने की खुशबू से उनके पास आता है। बेटा, क्या मुझे भी थोड़ा सा खाना मिलेगा? 2 दिन से भूखा हूं मैं। तुम्हारे खाने की खुशबू से मैं यहाँ तक पहुंच गया। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ खाना खा लूं? बहुत तेज भूख लग रही है। खाना तो हम सबको हो गया है। अब अगर बाबा को खाना दूंगा तो हम में से किसी एक को भूखा रहना पड़ेगा। पर बाबा ने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया। चलो, मैं अपना खाना उन्हें दे देता है। साधु बाबाओं को मना नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबा, मैंने कुछ खास तो नहीं, बस थोड़े दाल और चावल बनाए थे। आप भी हमारे साथ बैठे के खा लीजिए। महेश अपने हिस्से का सारा खान उन बाबा को दे देता है।
उसकी माँ थोड़ी नाराज लगती है पर कुछ बोलती नहीं। बाबा जल्दी से खाना ले लेते। उन्हें खाना बहुत पसंद आता है और वो सारा खाना खाने के बाद महेश से बोलते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुमने मुझे अपना निवाला दिया है, पर तुम लोग ऐसे नदी के किनारे बैठकर खाना क्यों खा रहे हो? पहले तो तुम्हें यहां नहीं देखा मैंने कभी। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ। क्या बताऊं बाबा, मेरे पास कल ही मेरी बीवी का देहांत हुआ है। मसाले खरीदूं और मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है। काम भी छूट गया, कोई काम भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए बच्चों को लेकर यहाँ आ गया। अब नदी का किनारा ही सहारा है बस। तुम्हें पता है, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। उसमें दर्शन करने बहुत सारे यात्री आते हैं। और तुम तो इतना अच्छा खाना बनाते हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते? एक छोटा सा ढाबा क्यों नहीं खोल लेते यहाँ पर बाबा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सब्जियां और मसाले खरीदूं, और लोगों को सादा खाना पसंद नहीं आएगा। ये लो, ये कोई आम मसाला नहीं है, ये जादुई मसाला है और ये लोगों की नीयत के साथ अपना जादू दिखाता है। और याद रखना, जब तक तुम्हारी नीयत साफ रहेगी ये मसाला खत्म नहीं होगा। तुम इसको अपने खाने में मिलना फिर देखना। जादुई मसाला देकर बाबा तो वहाँ से चले गए, लेकिन महेश के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी थी। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई दुकान उसके पास था, तो बस लाचारी और आखिरी उम्मीद, जादुई मसाले की पुड़िया। बाबा मसाले दे के तो चले गए, पर मेरे पास न कोई ठेला न ही कोई ढाबा है। मैं खाना बना भी लूंगा तो बेचूंगा कहाँ? पर किस्मत बदलनी है तो हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। मैं लकड़ियां काट कर ले आता हूँ और छोटा सा ढाबा बनाता हूँ। महेश पास के जंगल से लकड़ियां काट कर लाया और लकड़ियां और रस्सी की मदद से एक छप्पर वाला छोटा सा ढाबा बनाता। फिर उसने बचे हुए चावल और दाल बनाए और उसमें जादुई मसाला डाला, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। मंदिर में जा रहे यात्री ड्राइवर सब खुशबू से उसके ढाबे की ओर खींचे चले आने लगे। लोगों की भीड़ बढ़ती चली। अरे भाई साहब, आपके खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? जल्दी से एक एक प्लेट लगा दो, भी जोर से भूख लग रही है और ये खुशबू मेरी भूख को और बढ़ा रही है। अब सब्र नहीं होता बस। महेश ने उनको दाल चावल खाने को दिए और देखते ही देखते वहाँ और भी यात्री पहुँचे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और महेश ने सबको दाल चावल खिलाए। महेश ने छोटे से ढाबे से बहुत कमाई की थी। उसने पैसे इकट्ठा किए और सेठ भानु प्रताप को उसके किराए के सारे पैसे दे दिए। उसने अपनी दुकान पे मदद के लिए एक आदमी को भी रख लिया।